हेलो स्टूडेंट्स, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट क्लास तक हम लोगों ने फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस किया था और उसके बाद हमने बात की थी कि कैसे हम किसी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को डिसाइड करते हैं। आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर के एक और पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। तो हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, कैसे आपके पास सॉल्यूशंस के अंदर कंडक्टेंस आती है। देखो, अगर हम कंडक्टर्स को डिफाइन करें, बेसिकली आप कंडक्टर्स का नाम जानते हो। कंडक्टर्स कोई भी वो सब्सटेंस होता है जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। तो अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं तो कंडक्टर्स मेरे पास दो टाइप के होते हैं, एक मेटालिक कंडक्टर्स और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। कौन से कंडक्टर्स? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ठीक, तो दोनों ही टाइप के कंडक्टर्स हम हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। मेटालिक कंडक्टर्स तो आप बहुत ज्यादा यूज करते हो। जितनी भी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है, हम जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, टीवी, फोन, ये सब मेटालिक कंडक्टर्स के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि जो वायर्स होते हैं उन वायर्स के अंदर मेटल्स होती हैं, कॉपर और सिल्वर। तो ये आपके पास मेटालिक कंडक्टर्स हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स भी आप रोजाना यूज करते हो। आप जितने भी व्हीकल्स में ट्रेवल करते हो उनमें बैटरीज होती है ना, बैटरीज। तो आपने देखा होगा बैटरीज के अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है। बेसिकली वो लिक्विड एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है। तो ये आपके पास दो तरह के कंडक्टर्स होते हैं। इनके आप बहुत कुछ जानते भी होंगे क्योंकि हम इनको डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो और डिटेल में लेकर चलता हूं मैं आपको इनकी। मेटालिक कंडक्टर्स, मेटालिक कंडक्टर्स में जो कंडक्टिविटी होती है या कंडक्टेंस होती है, दिस कंडक्टेंस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक मेटालिक कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास क्यों होता है? क्योंकि एक मेटालिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, तो वहां पे कंडक्टेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं होती है। यहां पे जो कंडक्टेंस होती है दैट इज ड्यू टू फ्री आयंस। कंडक्टेंस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। जितने ज्यादा आयंस मूव करने के लिए फ्री होंगे उस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की कंडक्टेंस भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। तो बेसिक दो टाइप के कंडक्टर हुए, एक मेटालिक कंडक्टर्स और दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर्स में कंडक्टेंस होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में कंडक्टेंस होती है किसकी वजह से? मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस की वजह से। पहली बात। दूसरी चीज यहां पे आपको देखनी है अबाउट मेटालिक कंडक्टर्स। देखो, मेटालिक कंडक्टर्स में क्या होता है? नो ट्रांसफर ऑफ मैटर ऑन पासिंग करंट। अगर आप मेटालिक कंडक्टर्स में करंट पास करते हो तो उनके अंदर मैटर का कोई ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे आप कॉपर वायर से करंट पास करो तो कॉपर का कुछ नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स वहां से फ्लो होंगे और इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। जबकि आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में आओ, जैसे हमने लास्ट क्लास केस देखा था कि अगर आप NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में करंट पास करोगे तो यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस होगा। या तो सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। यहां पर क्या होगा? Cl2 गैस इवॉल्व होगी। सीखा था हमने। तो होता क्या है, जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर से करंट पास करते हो तो यहां पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल चेंजेस आते हैं और मैटर ट्रांसफर हो सकता है। तो हम लिखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ मैटर कैन अकर। तीसरी चीज, जैसा हमने देख लिया, यहां पर कोई केमिकल चेंज नहीं होता, नो केमिकल चेंज। सिर्फ यहां पर फिजिकल चेंज हो सकता है, कंपाउंड एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या रहेगा? सेम। यहां पर केमिकल चेंज कैन टेक प्लेस। देखो ऊपर, तो केमिकल एंड फिजिकल बोथ चेंजेस कैन अकर। ठीक, तो ये तीसरा डिफरेंस, यहां कोई केमिकल चेंज नहीं आता, जबकि यहां पर केमिकल चेंज आता है। आपका इलेक्ट्रोलाइट डीकंपोज होता है और नए कंपाउंड्स बनाता है।
थर्ड एंड द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, मेटालिक कंडक्टर्स की जो कंडक्टेंस होती है, देयर कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मेटालिक कंडक्टर्स में क्या होता है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बढ़ेगा तो उनका आपस में कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या होती है, कम। ये चीज हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या होगा भाई, आप जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ये इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस के अंदर और ज्यादा ब्रेक होगा। दूसरा, सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शंस भी क्या हो जाएंगे, कम, तो आयंस मूव करने के लिए ज्यादा फ्री होंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के अंदर कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये ध्यान रखना, मेजर डिफरेंसेस हैं मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बीच में। मेटालिक कंडक्टर्स की कंडक्टेंस टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की कंडक्टेंस टेम्परेचर के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और टर्म्स जो हमको यहां पे डिफाइन करने हैं। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं जो हम यहां पर यूज करेंगे। सबसे पहले टर्म से तो आप बहुत इस तरह मिले हुए हो, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, आर। चाहे मेटालिक कंडक्टर हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो, दोनों के ही अंदर रेजिस्टेंस तो डिफाइंड होता ही होता है। मेटालिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस इलेक्ट्रॉन से कोलिजन की वजह से हो सकता है या मेटल के स्ट्रक्चर की वजह से हो सकता है। यहीं पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर रेजिस्टेंस आयंस के इंटरेक्शन की वजह से हो सकता है या सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन की वजह से हो सकता है। खैर कैसे भी हो, दोनों जगह रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा और दोनों जगह रेजिस्टेंस का एक ही फॉर्मूला डिफाइंड है जो आपने यूज किया है, दैट इज R इज इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A। यहां पे R क्या होता है, R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर आप इसे रेजिस्टिविटी भी बोलते हो। क्या बोलते हो, रेजिस्टिविटी। L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो देखो ये चार टर्म होते हैं रेजिस्टेंस के अंदर, रो, L एंड A। So, थ्री टर्म्स, रो इज रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो देखो मेटालिक कंडक्टर में तो क्या होता है, मान लो एक वायर है तो वायर की कुछ लेंथ होगी, इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है और इसकी अपनी कुछ रेजिस्टिविटी रो होगी। यहां तो आपको दिखता है, लेकिन अगर हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करें तो फिर वहां पे क्या डिफरेंस होगा, वहां पे लेंथ का क्या मतलब है, वहां पर एरिया का क्या मतलब है। ध्यान से देखना, सपोज ये आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक, यहां पे आपने दो इलेक्ट्रोड लगाए हुए, ये एक इलेक्ट्रोड है, मान लो ये कैथोड है, और ये आपका दूसरा इलेक्ट्रोड है, दैट इज एनोड। भाई जब भी हम इनको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो दोनों को एक फिक्स डिस्टेंस पर रखेंगे। तो ये जो आपके कैथोड और एनोड के बीच में डिस्टेंस है, ये डिफाइन करेगी लेंथ ऑफ कंडक्टर को। आप एक इमेजिनरी कंडक्टर मान सकते हो जिसकी लेंथ होगी इतनी, और जितना पार्ट इनका सॉल्यूशन में डिप्ड है, मान लो इतना पार्ट डिप्ड है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया सॉल्यूशन में डिप्ड है वो डिनोट करेगा ए को। भाई ऊपर वाला पार्ट तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ही रहा है, कंडक्ट कर रहा है इतना पार्ट, तो ये अगर आप इनको ज्वाइन कर दो तो आपके पास एक क्यूबिकल कंडक्टर बन गया, लाइक दिस। इतने वॉल्यूम में कंडक्टेंस होगी, तो ये हो गई लेंथ, और ये जो डिप्ड एरिया है वो हो गया अपना ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस तरह से हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में लेंथ, एरिया और रेजिस्टिविटी को डिफाइन करके रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आई। चलो बात करते हैं यूनिट की। तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट आप जानते हो, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम। ओम, ठीक, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट है। चलो रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के बाद हम अपना अगला टर्म डिफाइन करते हैं जो हमारे यहां पे काम में आएगा।
दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इसको हम G से डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होती है भाई? रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट के फ्लो में जो भी ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी दिक्कत आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो जितना डिफिकल्टली करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। कंडक्टेंस क्या होगी? उसका उल्टा। जितना स्मूथ करंट फ्लो होगा, कंडक्टेंस क्या होगी? उतनी ही ज्यादा। तो करंट अगर स्मूथ फ्लो हो रहा है तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस कम होगा। करंट अगर स्मूथली फ्लो नहीं हो रहा है तो कंडक्टेंस कम होगी और रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा। इसका मतलब कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के अपोजिट है। इसलिए हम कंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? हम कंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। किसी कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसकी कंडक्टेंस क्या होगी? कम। किसी कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस कम है तो उसकी कंडक्टेंस क्या होगी? ज्यादा। सो दिस कंडक्टेंस G इज डिफाइंड एज 1/R। कितना लिख सकते हैं हम इसको? 1/R। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही है, रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है 1/R। R के लिए कितनी हो गई? रो इंटू L/A। कितना हो गया? रो इंटू L/A। तो इसको अरेंज कर लो तो G इक्वल टू कितना बन गया? 1/रो इंटू L/A। क्या बन गया? L/A। यहां पे टर्म का मतलब देखो, 1/रो। 1/रो को हम रिप्लेस करते हैं कापा से। किससे रिप्लेस करते हैं? कापा। कापा इसका सिंबल है और कापा को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। सॉरी, रेजिस्टिविटी नहीं, कापा को हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। ठीक, तो देखो अभी इसको डिफाइन करते हैं। अभी तो आप ये देखो कि G का सिंपल सा, इसको हटा दो, चलो इसको भूल जाओ अभी आप थोड़ी देर के लिए। ऐसे डिफाइन करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप तो यहां पे आ जाओ, G इक्वल टू कितना होता है? 1/R। अभी बाकी सब आप भूल जाओ। तो G इक्वल टू गया 1/R, यानी रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वही क्या होती है? कंडक्टेंस। बात करते हैं इसकी यूनिट की। यूनिट बताओ, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। तो बताओ कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। कितनी हो जाएगी? ओम इनवर्स। या फिर मैं इसको मो भी लिख देता हूं, उल्टा करके लिख दो। तो ये जो आपका कंडक्टेंस है G, इसकी यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स और मो, या फिर आप इसको सीमेंस भी बोलते हो। क्या बोलते हो? सीमेंस। कैपिटल S से भी इसको हम डिनोट करते हैं। तो ये वो अपना सेकेंड टर्म कंडक्टेंस, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। थर्ड टर्म, थर्ड जो अपना टर्म है दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इसको हम कापा से डिनोट करते हैं, जिसकी बात मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसको अपन यहां यूज कर लेंगे। देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ध्यान से देखना, डिफाइन करना कितना आसान है। रेजिस्टेंस का उल्टा हुआ कंडक्टेंस। क्या हुआ? रेजिस्टेंस का उल्टा हुआ कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। भाई रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या है? कंडक्टेंस है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जिसको मैं सिंपली बोल सकता हूं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या हो गया? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? रो। तो बताओ स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा की वैल्यू कितनी हो गई? 1/रो। बोलो, लिख सकता हूं। क्या हम रो को रेजिस्टिविटी बोलते हैं? मैंने आपको सिखाया था इस रो का एक और नाम क्या होता है? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या हो गया? कंडक्टिविटी। तो आप इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हो और आप इसको कंडक्टिविटी भी बोल सकते हो। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी का उल्टा बोलकर हम उसको क्या बोल सकते हैं? कंडक्टिविटी। दोनों का टर्म का मतलब क्या है? सेम। तो कापा इज इक्वल टू हो गया 1/रो। ठीक, चलो हमने पढ़ा है R इज इक्वल टू क्या होता है? रो L/A। रो इंटू L/A। क्या मैं यहां से 1/रो की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं? बताओ 1/रो कितना हो जाएगा? 1/R इंटू L/A।
इस वैल्यू को यहां रख दो, तो देखो कापा का जो फॉर्म बनेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको याद भी रखना है। कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा इज इक्वल टू बन गया 1/r इंटू L/A। बताओ 1/r, 1/r किसके इक्वल होता है? कंडक्टेंस G के इक्वल। तो ये टर्म तो बन गया कंडक्टेंस, ठीक। तो मैं कापा को बोलता हूं G इंटू L/A। ये जो L/A टर्म बना इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। देखो इसको सेल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? एक गिवन सेल के लिए, मान लो ये सेल है, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो लेंथ होगी वो हमेशा फिक्स्ड होगी। भाई आप बदलोगे तो क्या बदलोगे? इलेक्ट्रोलाइट बदलोगे, सेल तो नहीं बदलोगे ना। तो अगर सेल सेम है तो सेम सेल में दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में लेंथ क्या होगी? कांस्टेंट। और इनका जितना एरिया डिप्ड है वो भी क्या होगा? कांस्टेंट। तो किसी भी गिवन सेल के लिए सिंस L और A कांस्टेंट होता है, इसको हमने टर्म का नाम दे दिया सेल कांस्टेंट। और ये एक सेल के लिए हमेशा फिक्स रहता है, जब तक सेल नहीं बदलेगा तब तक सेल कांस्टेंट वेरी नहीं करेगा। दिस चेंजेस विद चेंज इन सेल, है ना, ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में काम में आएगा। सेम सेल ले लिया है तो उसका सेल कांस्टेंट भी क्या होगा? सेम। जब तक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चेंज नहीं होगा तब तक उसका सेल कांस्टेंट भी चेंज नहीं होगा, ठीक। तो ये आ गया अपने पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। मतलब समझो टर्म्स का, क्वेश्चन में आपको पता लगना चाहिए कि क्या पूछा है। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या डिफरेंस है, तो क्वेश्चन करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में डिफरेंस है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर आप इसको कंडक्टिविटी भी बोल सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है। इज इक्वल टू क्या बन गया? G इंटू सेल कॉन्स्टेंट, या सिंपल लैंग्वेज में लिख लो तो बन गया आपके पास कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। चलो बहुत बढ़िया। तो हमने यहां से कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। आप इसे कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और टर्म्स को डिफाइन करते हैं। फिर आओ देखो इसकी यूनिट भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट बताओ। कंडक्टेंस की यूनिट क्या थी? कंडक्टेंस की यूनिट थी ओम इनवर्स, या फिर आप इसे मो बोल दो, या फिर इसे सीमेंस बोल दो। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट क्या होता है? L/A। तो देखो हम तो छोटे छोटे सेल्स लेकर चलते हैं, हम कोई ऐसा नहीं कि 2 किलोमीटर का सेल बनाएंगे, हम तो बहुत छोटे छोटे सेल बनाते हैं। तो जनरली हम लेंथ को लेते हैं सेंटीमीटर में और एरिया को लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक। तो देखो इसकी यूनिट तो हो गई ओम इनवर्स या मो या सीमेंस। सेल कांस्टेंट सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या बनेगी? सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहां से मैं यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी बता सकता हूं, दैट इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। या तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो, या आप इसको क्या बोल सकते हो? मो पर सेंटीमीटर, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो? सीमेंस पर सेंटीमीटर। तीनों ही कंडक्टिविटी की यूनिट है, तीनों में से आपको कोई भी यूनिट लिखी हुई मिल सकती है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मो पर सेंटीमीटर, सीमेंस पर सेंटीमीटर। अगर आप जनरल तरीके से कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को नहीं पहचान सकते हो तो उनकी यूनिट से पहचान लेना। सिर्फ मो, ओम या सीमेंस लिखा है मतलब वो कंडक्टेंस है। मो पर सेंटीमीटर, ओम पर सेंटीमीटर या सीमेंस पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब वो कौन सा टर्म है आपका? दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। चलो, तो कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिफाइन करने के बाद हम अपना फोर्थ टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं, जिसको हम सबसे ज्यादा काम में लिया करेंगे, दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं हम इसको? मोलर कंडक्टिविटी, ठीक। इसको हम डिनोट करते हैं बाय द टर्म लैम्डा एम। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा एम। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसको डिफाइन करते हैं एज द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? कापा। कंडक्टिविटी ड्यू टू all the ions present in a solution containing 1 mole electrolyte, ठीक।
कंडक्टिविटी ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कितना होता है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब आप ध्यान देना कि मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है, से अ सॉल्यूशन ऑफ VmL contains 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है आपके कितने ml सॉल्यूशन में, VmL सॉल्यूशन में। तो मुझे मोलर कंडक्टिविटी बतानी है, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, लैम्डा m होती है कंडक्टिविटी ड्यू टू 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज लैम्डा इक्वल टू कापा, कितने मोल के लिए, 1 मोल के लिए। लेकिन अगर वो 1 मोल VmL सॉल्यूशन में है तो टोटल मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी, कापा इंटू जितना उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। ठीक, तो हम लैम्डा को कैसे डिफाइन करते हैं कि भाई मान लो VmL सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तो लैम्डा m की वैल्यू कितनी होगी, कापा इंटू V। यहां पर V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कैसे कैलकुलेट करें, हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला पढ़ा है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं ml में यूज करूं तो इनटू क्या करता हूं, 1000, बोलो लिख सकता हूं। यहां पर मेरे पास सोल्यूट कितना है, सोल्यूट है मेरे पास 1 मोल, कितना मोल है, 1 मोल। बताओ अब क्या मैं यहां से वॉल्यूम के लिए निकाल सकता हूं, तो वॉल्यूम इन ml कितना हो गया, 1000/m। ठीक, तो अगर 1 मोल सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी है कापा, और अगर ये 1 मोल VmL में प्रेजेंट है तो नेट मोलर कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, कापा इंटू V। यहां से आपने V की वैल्यू निकाली और कहां पर रख दी, इस इक्वेशन में। तो बताओ यहां से हमारे पास लैम्डा m का फॉर्मूला क्या बनेगा, लैम्डा m इक्वल टू कापा इंटू 1000/m। m का मतलब क्या हो गया, मोलैरिटी। यानी अगर आपको किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता है तो आप उसकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस इक्वेशन, लैम्डा m इज इक्वल्स टू कापा इंटू 1000/m। बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान रखना, अपने बहुत यूज में आएगा। ठीक, चलो, तो यहां से हमने डिफाइन कर दिया मोलर कंडक्टिविटी कापा को। जैसे मोलर कंडक्टिविटी होती है सेम वैसे ही एक और टर्म डिफाइन कर लेते हैं, यूज तो हम यही करेंगे सबसे ज्यादा, पर डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको हम लैम्डा ई से डिनोट करते हैं। तो जैसे मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन की सेम वैसे हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज कंडक्टिविटी ड्यू टू ऑल द आयंस present in a solution containing 1 equivalent of electrolyte, या 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोल दो, रादर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो किसी भी सॉल्यूशन में 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो कंडक्टिविटी होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जैसे लैम्डा m का फॉर्मूला है कापा इंटू 1000 मोलैरिटी, वैसे ही लैम्डा ई का फॉर्मूला बनेगा कापा इंटू 1000 नॉर्मेलिटी। तो दोनों में एक ही डिफरेंस है, वहां मोलैरिटी होगा या नॉर्मेलिटी होगा। सिंस हम नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को रिलेट कर सकते हैं तो हम लैम्डा m और लैम्डा ई को भी रिलेट कर सकते हैं। देखो हमने सीखा है रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, बोलो होता है। तो आप नॉर्मेलिटी की जगह ये वैल्यू रख दो तो बताओ लैम्डा ई किसके इक्वल बनेगा, कापा इंटू 1000 मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। ये टर्म देखो, ये टर्म क्या बन गया, ये टर्म बन गया लैम्डा m, यानी इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूं लैम्डा m/n फैक्टर। तो यहां से बार रिलेशन आया कि लैम्डा m इज इक्वल टू बनेगा लैम्डा e इंटू n फैक्टर। तो एक छोटा सा रिलेशन जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंटू क्या आएगा, n फैक्टर।
तो अगर आपको किसी इलेक्ट्रोलाइट का एन फैक्टर पता है तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी से आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हो। बट स्टिल इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास लैम्डा एम। किसी भी गिवन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, कापा इंटू 1000 बाय एम। यहां पर कापा है कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस और यह है आपके पास मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इसे कॉपी करो, फिर मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू इसको यूज करना सिखाता हूं कि कैसे हम मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस वगैरह को कैलकुलेट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस ताकि हम इन टर्म्स को यूज करना सीख सकें। ठीक है, एक और बात, आप इसकी यूनिट अगर लिखना चाहो, देखो कापा, कापा की यूनिट आपने सीखी। कापा की यूनिट क्या होती है, दिस इज ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, 1000 अपॉन मोलैरिटी, मोलैरिटी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। पर लीटर को मैं सेंटीमीटर क्यूब लिख लूं क्योंकि मुझे सेंटीमीटर लिखना है। देखो ये ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा पर मोल इंटू सेंटीमीटर क्यूब। अल्टीमेटली आप पूरी यूनिट देखो तो मोलर कंडक्टिविटी यूनिट क्या बनेगी, ओम इनवर्स पर मोल इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, या फिर सीमेंस पर मोल इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगे आपकी मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट, खैर आपको यूनिट याद नहीं रखनी है, जब जरूरत पड़े तो डिराइव कर लेना। आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और यूज करना सीखते हैं इन सारे टर्म्स को जो हमने सीखे। देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलर solution of electrolyte AB is 100 ohm। 100 ohm। ठीक, आपको एक इलेक्ट्रोलाइट एबी का सॉल्यूशन दिया है 0.01 मोलर और इसका रेजिस्टेंस है 100 ओम। यू हैव टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, the specific conductance of the solution will be if cell constant is equals to, आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको इस सॉल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टेंस बतानी है और इसके लिए आपको सेल कांस्टेंट दिया हुआ है 1 पर सेंटीमीटर ना, 1 वैल्यू, सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 1 पर सेंटीमीटर। तो देखो बहुत आसान है, आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कापा की वैल्यू बतानी है। जैसे हमने सीखा कापा इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, सीखा ना। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गई कापा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल दो या कंडक्टिविटी बोल दो जी। कंडक्टेंस बताओ, कंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन आर इंटू ये आपका सेल कांस्टेंट। तो बस अब तो वैल्यूज प्लेस करनी है, 1 अपॉन आर, बताओ रेजिस्टेंस कितना है 0.01 इंटू सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 1। कापा आ गया, बताओ कापा कितना आ जाएगा 100। तो 100 यूनिट क्या बन जाएगी, सेंटीमीटर, सीमेंस पर सेंटीमीटर, या फिर आप बोलो तो ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स बोलो, लिख सकता हूं। तो कॉन्सेंट्रेशन का क्या काम है, देखो यार कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी काम में नहीं आई। आपसे पूछिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कॉन्सेंट्रेशन कब काम में आती है, जब आपसे पूछता मोलर कंडक्टिविटी। मान लो उसने आपसे पूछ ली मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। कापा की वैल्यू 100 इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी कितनी है 0.01, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 to the power 7, 10 to the power 7 सीमेंस मोल सेंटीमीटर स्क्वायर, सीमेंस पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर बोलो, लिख सकता हूं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन, आपको वैल्यूज दी थी, बस आपको टर्म्स को पहचानना है। क्या कैलकुलेट करना था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा, फॉर्मूला लगाया, हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जगह उसने मोलर कंडक्टिविटी पूछी होती तो कापा इंटू 1000 बाय एम। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो और आइडिया लगेगा आपको। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द क्वेश्चन इज a conductance cell was filled with a
0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन, ठीक, which has specific conductance of 2.768 into 10 to the power minus 3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। आगे बोल रहा है इफ इट्स रेजिस्टेंस इज कितना है 82.4 ओम एट 25 डिग्री सेल्सियस, यू हैव टू कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट, कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट, ठीक है। करते हैं कैलकुलेट। आपको एक कंडक्टेंस सेल दिया है जिसकी मोलैरिटी है 0.02, मतलब KCl भरा हुआ उसमें, विच इज अ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बताओ स्पेसिफिक कंडक्टेंस का आपको क्या दिया हुआ है, कापा दिया हुआ है, और कापा की वैल्यू कितनी होती है G इंटू सेल कांस्टेंट, और G की वैल्यू कितनी हो गई 1/R। सेम क्वेश्चन बन गया, पिछली बार सेल कांस्टेंट दिया था, इस बार पूछा है कापा की वैल्यू 2.768 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 1/R की वैल्यू कितनी हो गई 82.4 इंटू सेल कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता करनी है। तो बताओ यहां से सेल कांस्टेंट कितना आ जाएगा 82.4 इंटू 2.768 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। बताओ क्या हम यहां से सेल कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक। ये अपना सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है, एक बार सेल कांस्टेंट दिया है और दूसरी बार सेल कांस्टेंट पूछा है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं यहीं पे हम। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होगा बाकी दोनों क्वेश्चन से। सी क्वेश्चन आपके पास कि resistance of a conductivity cell filled with an electrolyte is electrolyte of concentration 0.1 मोलर इज 100 ओम, ठीक। और बोल रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज, वो है 1.29 सीमेंस पर सेंटीमीटर, ठीक। आगे बोल रहा है रेजिस्टेंस of the same cell when filled with 0.2 molar of the same solution, 0.2 molar of the same solution is 520 ohm. You have to calculate the molar conductivity. You have to calculate the molar conductivity of 0.2 molar solution of the electrolyte. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास एक कंडक्टिविटी सेल है जिसको आपने एक बार फिल किया 0.1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट से, तो उसका रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। इसके लिए आपको कंडक्टिविटी यानी कापा की वैल्यू दी हुई है 1.29 सीमेंस पर सेंटीमीटर। फिर वो बोल रहा है सेम सेल को, ध्यान रखना सेल सेम है तो उसका सेल कांस्टेंट भी क्या होगा सेम। मैंने आपसे बोला था ना, अगर सेल नहीं बदल रहा है तो सेल कांस्टेंट नहीं बदलेगा। तो आपको वैल्यूज ऐसे ही डिपिक्ट करनी आनी चाहिए, पढ़ते जाओ और देखते जाओ कि क्या क्या चीज हो रही है। तो मैंने यहां पढ़ा कि सेल सेम है, सेम सेल है तो सेल कांस्टेंट भी क्या होगा सेम।
उसी सेल को जब आपने 0.2 मोलर से भरा तो सोल्यूशन का रेजिस्टेंस कितना हो गया 520 ओम। आपको कैलकुलेट करनी है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 अपॉन सी होता है। तो सी पता है, कापा का फॉर्मूला क्या होता है, कापा इक्वल टू होता है जी इंटू एल बाय ए होता है, और जी इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन आर। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं, कापा दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के लैम्डा एम कैलकुलेट कर लो। नहीं भाई, अगर आप सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हो तो देखो रेजिस्टेंस भी तो चेंज हो रहा है, और अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो कापा भी क्या होगा, चेंज। तो पहले आपको नया कापा निकालना पड़ेगा 0.2 मोलर सोल्यूशन के लिए। तो आप क्या करो, देखो सेल सेम है तो सेल कांस्टेंट क्या होगा, सेम। K और R एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं K1 अपॉन K2 विल बी इक्वल टू R2 अपॉन R1, क्योंकि सेल कांस्टेंट तो क्या है, सेम, वो कैंसिल हो जाएगा। यानी ये पहले वाली कंडक्टिविटी और ये पहले वाला रेजिस्टेंस, ये नई वाली कंडक्टिविटी और ये नया वाला रेजिस्टेंस, वैल्यूज पुट करो। K2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, K2 विल बी इक्वल टू K1 इंटू R1 अपॉन R2। बताओ K1 इनिशियल कंडक्टिविटी कितनी थी 1.29 इंटू शुरू का रेजिस्टेंस था 100 और बाद में रेजिस्टेंस हो गया 520। क्या मैं यहां से K2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, बिल्कुल। अगर मैं K2 कैलकुलेट कर सकता हूं नई कंडक्टिविटी, तो मैं यहां से इस 0.2 मोलर सोल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकता हूं। मोलर कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू K2 इंटू 1000 अपॉन m। K2 की वैल्यू 1.29 इंटू 100 अपॉन 520 इंटू 1000 अपॉन, बताओ इसकी मोलैरिटी कितनी है 0.2। ठीक, बताओ क्या हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 124 सीमेंस पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर। खैर वो सब आप कैलकुलेट कर सकते हो, बोला ये बात समझ में। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले वाले क्वेश्चन में तो आपको वैल्यू प्लेस करनी थी, यहां पर क्या है, यहां पर आपके पास सेल में 2 बार इलेक्ट्रोलाइट चेंज किया गया, एक बार पहले कुछ और कॉन्सेंट्रेशन थी, बाद में कुछ और थी। तो सिंस सेल पर कांस्टेंट सेम है तो आप नई कॉन्सेंट्रेशन पे नई कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। कंडक्टिविटी आ गई तो आप उससे क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप के ऊपर लास्ट, ताकि आप इसको सीख सको। फिर बाकी क्वेश्चंस हम इसके ऊपर बेस्ड एक और टाइप बचता है जिसके लिए मुझे आपको कुछ बताना होगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे। ठीक है, चलो देखो लास्ट क्वेश्चन अपना आज का क्वेश्चन इज, आपसे कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 50 ओम। ठीक है, बोल रहा है if the electrodes in the cell are 2.2 centimeter apart and have an area of 4.4 centimeter square, 4.4 centimeter square, then the molar conductivity of the solution is। ठीक, ये आपको उसने इंफॉर्मेशन दी है और आपको इस सोल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। बताओ मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 बाय एन। वैल्यूज ढूंढना शुरू करो। क्या आपको इस सोल्यूशन की मोलैरिटी दी है, बिल्कुल दी है 0.5 मोलर। क्या कापा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कहीं नहीं, डायरेक्टली तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। हाँ, मुझे कापा कैलकुलेट करना होगा। बताओ कापा का फॉर्मूला क्या होता है,
कंडक्टेंस दैट इज 1/r इंटू सेल कांस्टेंट दैट इज L/A। बताओ क्या आपको रेजिस्टेंस दिया है? बिल्कुल दिया है। कितना? 50। तो ये हो गया 1/50 इंटू लेंथ 2.2 सेंटीमीटर और एरिया 4.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। ये इसको 2 टाइम्स उड़ाएगा, ये आ गया 1/100 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये आ गई कापा की वैल्यू। कापा की वैल्यू यहां रख दो, आपको मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। कापा कितना? 1/100 इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। बताओ मोलैरिटी कितनी है? 0.5। इसको सॉल्व करो, 100 से 100 गया, ये बनेगा आपके पास 100 डिवाइडेड बाय 5। बताओ 100 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया? ये आपके पास आ गया 0 नहीं, ये आ गया आपके पास 20। तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी हो गई? 20 सीमेंस पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं। देखो ये अगर आप कैलकुलेट करते हो तो इसमें आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। ठीक, गलती हमने क्या की है, ध्यान से देखना। गलती है कि मोलैरिटी। बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। बोल होता है। तो यहां तो वॉल्यूम हम किस में ले रहे हैं? ये देखो मोलैरिटी यूनिट क्या हो गई? मोल पर लीटर। आपको आंसर किस में देना है? सेंटीमीटर में। तो ये आंसर तो आया है किसके अंदर? लीटर्स के अंदर। अभी अपने को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में ना। डायरेक्ट कर दे जाते हैं लोग और फिर गलती हो जाती है, इसलिए मैंने पहले आपको नॉर्मल तरीके से करके दिखाया और बताया कि क्या गलती है। मोल पर लीटर, अभी आपको मोल पर लीटर को किस में बदलना पड़ेगा? सेंटीमीटर में। तो देखो मोलैरिटी है 0.5 मोल पर लीटर, तो 0.5 मोल अपॉन, बताओ 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मोलैरिटी की वैल्यू कितनी हो गई? 0.5 इंटू 10⁻³ मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। बोलो बात समझ में आ रही है? मोल पर लीटर को आपको किस में बदलना पड़ेगा? मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में। लिख सकता हूं। अब आगे बढ़ो, वैल्यूज पुट करो। तो मोलैरिटी इक्वल टू कितनी हो गई? सॉरी लैम्डा एम। लैम्डा एम कितना हो गया? कापा। कापा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/100 इंटू 1000 अपॉन एम। एम कितना हो गया? 0.5 इंटू 10⁻³ पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो अब इस वैल्यू को आप सॉल्व करो। जब आप वैल्यू को सॉल्व करोगे तो देखो ये आपके पास 0.5, ये 2020 गया, ये ऊपर आएगा तो ये कितना बनेगा? 10,000 डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक, तो इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 0 को हटा दो, यहां 0, इससे गया 2 टाइम्स, तो बन गया 2 इंटू 10⁵ सीमेंस पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आएगी लैम्डा एम की वैल्यू, दैट इज 2 इंटू 10⁵ सीमेंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बोला रही बात समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना, यहां पे आप जरूर से जरूर गलती करोगे। जब भी आप मोलैरिटी रखोगे तो मोलैरिटी किसमें होती है? मोल पर लीटर में। तो पहले आप उसको किसमें कन्वर्ट करोगे? मोल पर सेंटीमीटर में। ठीक, अब आंसर आपसे मोल पर सेंटीमीटर में पूछ सकता है, मीटर स्क्वायर में पूछ सकता है, वो क्वेश्चन के ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। मान लो ये मुझसे मीटर स्क्वायर में पूछा होता तो मैं क्या करता? सेंटीमीटर को यहां तक आ जाऊंगा, अब सेंटीमीटर को इसमें कन्वर्ट कर दूंगा मीटर में। कर सकते हैं ना? चलो, तो वो काम आप कर सकते हो। ये था अपना क्वेश्चन जहां पे हमको मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो आज हमने सीखा कि कैसे हम कंडक्टर्स को डिफाइन करते हैं 2 पार्ट में, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, दूसरे मेटालिक कंडक्टर्स। ठीक, हमने सीखा कि मेटालिक कंडक्टर्स इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने टर्म्स डिफाइन किए, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और ये उनको यूज करना। ठीक, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि हम इनका और क्या यूज कर सकते हैं।